सो हेलो गाइस, दिस दर्शनकर रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com और आज हम हैं सीए फाइनल के अमेंडमेंट लेक्चर फॉर May 22। वेलकम बैक। सबसे पहले आप सवाल पूछो, उसके पहले मैं कुछ चीजें बोल दूं। मेन डिक्लेरेशन, ठीक है, मेन डिक्लेरेशंस, ठीक है, ये मैं पहले आप सब बच्चों को दे दूं क्योंकि आपके दिमाग में ये सब क्वेरीज चल रही होगी, तो उसके डिक्लेरेशन में आपको फटाफट दे दूं। सबसे पहली बात जो मैं यहां पे बोलना चाहूंगा कि सर ये सीए फाइनल के लेक्चर है तो इंटर वाले बच्चे इसको स्टार्टिंग से ही देख रहे होंगे, तो सीए इंटर के May 22 के अमेंडमेंट सर आप कब दोगे? तो अगले 5-6 दिन में, 5 to 6 डेज के अंदर ये आ जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर कितने अमेंडमेंट है सीए इंटर के? 3 पेजेस के हार्डली अमेंडमेंट है सीए इंटर के, 3 भी नहीं 2 ही पेजेस के अमेंडमेंट है, 15-20 मिनट का लेक्चर बनेगा, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आपकी पढ़ाई शुरू रखिए। दूसरा, सर आप वनडे रिविजन कब लोगे? वनडे रिविजन कब लोगे? सो मैं उसको भी यहां पे मेंशन कर दूं, वनडे रिवीजन में कब लूंगा, ठीक है, और कैसे लूंगा ये भी यहां पे मेंशन कर दूं। आप पूछो उससे पहले, वनडे रिवीजन भाई साहब हम लेने वाले हैं आफ्टर 20 अप्रैल। और किस तरीके से आप वनडे रिवीजन लोगे तो मैं मेंशन कर दूं, ये इंटर और फाइनल दोनों के लिए, फॉर इंटर एज वेल एज फाइनल दोनों के लिए वनडे रिविजन्स मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है, 20 अप्रैल के बाद में होंगे। और ये मैं कहां से लूंगा तो मैं मेंशन करना चाहूंगा, फाइनल के लिए इस बार हमने बूस्टर बुक को रिप्लेस कर दिया है वाव एंड शॉर्ट बुक से। वाव एंड शॉर्ट बुक करके मैंने इसको नाम दिया है, बूस्टर बुक को फाइनल को हम रिप्लेस करें वाव एंड शॉर्ट बुक से, जो हम बहुत बेस्ट इन द मार्केट बना रहे हैं। मतलब अगर आपको बूस्टर बुक पसंद आ रही होगी तो वाव एंड शॉर्ट आपके वारे नारे कर देगी, ठीक है। और इस बुक के अंदर हमने 95% कवरेज रखा है, 95% कंटेंट कवरेज रखा हुआ है। कुछ 4-5% जो हमको लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है वो हमने स्किप किया है। रिवीजन करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है। एग्जिस्टिंग जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं वो जरूर इस बुक को लीजिए, नए स्टूडेंट जो नहीं पढ़े या किसी और से पढ़े उनको रिवीजन करना है वो भी इस बुक को लीजिए। इस बार का फाइनल का रिवीजन हम वाव एंड शॉर्ट बुक से करेंगे, ठीक है, और ये 20 अप्रैल के बाद में शुरू होगा, ठीक है। वाव एंड शॉर्ट बुक आप ले लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट पॉलिसीज भी अवेलेबल है। wowclass.com पे जाइए, wowclass.com पे जाइए, आपको ये बुक मिल जाएगा। wowclass.com पे जाइए, आपको ये बुक मिल जाएगा। थोड़ा प्रमोशन भी जरूरी है ना जीवन में, ठीक है। उसके बाद में दूसरा वाला, इंटर के वनडे रिविजन सर जीवन में कब आएंगे? तो इंटर के वनडे रिविजन भी आफ्टर 20 अप्रैल आएंगे, और ये हमारे नॉर्मल बुक से ही होंगे, नॉर्मल बुक्स। और हमारे जो चार्ट्स है सीए इंटर के, 7 चार्ट्स है सीए इंटर के, आप वो ले सकते हो, उसमें से ये रिविजन्स लिए जाएंगे, ठीक है। मतलब वो चार्ट आपको बहुत एग्जैक्ट उसमें से नहीं, पर मिक्स एंड मैच करके हम ये रिवीजन लेंगे, पर ये 7 चार्ट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इस वनडे रिवीजन के अंदर। तो कृपया ये चीज को आप याद रखिएगा। और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है वो रिवीजन बुक जरूर ले सकते हैं। पूरा बुक सेट भी सेल के लिए अवेलेबल है। अगर आप वाव शॉर्ट बुक के साथ में क्वेश्चन ऐड कर दो और उसको सॉल्व कर लो तो आपको बहुत अच्छा हेल्प हो सकता है। ये मैं मेरे प्रोडक्ट सेल करने हैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं पहले ही हाथ जोड़ के बोल दूं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं। ये आपको एन मौके पे अगले 1 महीने में हेल्प कर सकता है इसलिए बोल रहा हूं, और इसके बारे में बहुत क्वेरीज हम एंटरटेन कर रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में तीसरा डिक्लेरेशन, थर्ड डिक्लेरेशन मैं आपको भाई साहब यहां पे सबसे पहले दे दूं, ठीक है। और वो डिक्लेरेशन है कि इस बार जो अमेंडमेंट्स है सीए फाइनल के, अभी हम जो अमेंडमेंट कवर करने वाले हैं वो बहुत कम है, वेरी लेस अमेंडमेंट्स। मतलब 1-8 घंटे में लेक्चर खत्म हो जाएगा ऐसा लग रहा है, तो इनका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हार्डली एग्जाम में हार्डली 4 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। वेरी लेस अमेंडमेंट एंड नॉट सो इंपॉर्टेंट। 1-2 ही अमेंडमेंट ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थोड़े इंपॉर्टेंट है बट नॉट सो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। क्लियर है कंसेप्ट? ये तीसरा डिक्लेरेशन मैं आपको दे रहा हूं। चौथा, अगर किसी को ये डाउट है कि सर आपकी फास्ट ट्रैक बैचेस या आपके रेगुलर बैचेस का क्या ख्याल है, तो मैं उसके बारे में भी बोल दूं। रेगुलर बैच का फिलहाल रिकॉर्डिंग चल रहा है, फ्रेश रिकॉर्डिंग है, फ्रेश नए बुक्स है, और इस बार के हमने बुक्स रिवैम करके बहुत से बुक्स बनाए हैं। आप किसी भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से रिव्यू ले सकते हो। और जो फास्ट ट्रैक बैच है वो हम अगले 1-2 सीए फाइनल के लिए नवंबर 22 के लिए, नवंबर 22, रेगुलर बैच तो ऑलरेडी नवंबर 22 के लिए चल रहा है, उसमें कुछ मई के भी बच्चे हैं, मई 22 के, ठीक है। तो वो तो अभी कंप्लीशन के ऊपर है, अगले 15-20 दिन में वो खत्म हो जाएगा। पर फास्ट ट्रैक बैच जो है वो नवंबर 22 के लिए हम नियरली रिलीज करेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ईदर मई और जून के अंदर, मई और जून में हम ये बैच रिलीज करेंगे। तो जो नवंबर 22 के लिए फास्ट ट्रैक बैचेस परचेस करना चाहते हैं वो कृपया रुक जाइए, हम इसका प्री बुकिंग ओपन करेंगे। अभी अगर आप फास्ट ट्रैक परचेस करोगे नवंबर 22 के लिए तो आपको ओल्ड बुक सेट एक्सेट्रा एवरी ओल्ड बुक चीजें मिलेगी, ठीक है। फिर भी आप नवंबर 22 के लिए परचेस कर चुके हो
परचेस कर चुके हो और लेक्चर आप देख चुके हो तो आप बूस्टर बुक परचेस करके भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ठीक है। पर नॉर्मली हम फास्ट ट्रैक में या लेक्चर में वही बुक्स देते हैं जिन बुक से पढ़ाया गया है, ठीक है। अगर मैं आपको लेक्चर्स एग्जिस्टिंग अगस्त सितंबर की रिकॉर्डिंग दूं और बुक्स में आपको नए दूं तो आपके बुक्स मैच नहीं होंगे, आपको एक अजीब, एक भयंकर तकलीफ हो जाएगी कि सर बुक्स और लेक्चर्स मैच नहीं हो रहे। इसलिए जो लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं उसी के बुक्स आपको नॉर्मली मिलते हैं। तो नेक्स्ट बैच हम मई या जून में प्लान कर रहे हैं, तो कृपया इसके लिए रेडी रहिएगा। इतने डिक्लेरेशंस मुझे भाई साहब आपको देने थे। अभी हम लेक्चर के साथ में कंटिन्यू करते हैं। अमेंडमेंट के बारे में अभी आपको मैं बताना शुरू करूंगा। रेडी, लेट्स गो। सो हाय गाइस, दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com। और आज हम हैं भाई साहब अमेंडमेंट लेक्चर फॉर May 22, वो भी CA फाइनल का। बहुत सारे बच्चे सवाल पूछेंगे, उसके पहले ही मैं कुछ चीज़ों के आंसर्स दे दूं। पहली बात तो ये हमारे जो रिवीजन लेक्चर्स है, ठीक है, CA फाइनल के CA इंटर के, वो नियरली 20 अप्रैल के आसपास शुरू होंगे। 20 अप्रैल से हम रिवीजन लेक्चर शुरू करेंगे और चैप्टर वाइज रिवीजन हम कवर अप करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि ये लेक्चर मैं रिकॉर्डेड क्यों दे रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि CA फाइनल के अमेंडमेंट बहुत कम है, 5 पेजेस के अमेंडमेंट्स है और बहुत जल्दी फिनिश हो जाएंगे ये, आई होप सो। और इसके अंदर कई सारे अमेंडमेंट्स तो सिर्फ छोटे मोटे वर्ड्स चेंज के अमेंडमेंट है, जो बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है। तो इस बार के अमेंडमेंट्स बहुत कम मटेरियल है। CA इंटर के अमेंडमेंट्स भी अपलोड हो रहे हैं। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस करके रखिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया, वापस से बोल दूं, रिवीजन 20 अप्रैल के आसपास शुरू होंगे। CA इंटर के अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसलिए अपलोड करें क्योंकि इतने सारे मटेरियल अमेंडमेंट्स अभी अवेलेबल नहीं है। क्लियर है कंसेप्ट? इस बार आए नहीं है मटेरियल अमेंडमेंट्स। साथ में 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सरफेसिया कब पढ़ाओगे, तो मैं वो भी मेंशन कर दूं। सरफेसिया नियरली हम 15 अप्रैल के आसपास लेंगे, ठीक है। उसके नोट्स वगैरह हमने प्रिपेयर करके रखे हैं, PDF हम शायद अपलोड करेंगे जल्द ही, पर नियरली हम 15 अप्रैल के आसपास सरफेसिया के अमेंडमेंट्स लेंगे, जो सरफेसिया 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ को कृपया आप याद रखिएगा। अभी हम लेक्चर के साथ में शुरू करते हैं CA फाइनल लॉ अमेंडमेंट फॉर May 22, ठीक है। अभी अगर आप देख पाओ तो अमेंडमेंट्स कुछ 5 पेजेस के हैं, जिसमें से कंपनीज एक्ट के अंदर सिर्फ 4 अमेंडमेंट्स है, 4 अमेंडमेंट्स अंडर द कंपनीज एक्ट। फिर 5th अमेंडमेंट से SEBI LODR के अमेंडमेंट्स शुरू होते हैं, सभी के सभी, कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स है। और वो अमेंडमेंट्स चलते हैं नियरली 15 तक, मतलब नियरली 11 अमेंडमेंट SEBI LODR के हैं, पर छोटे छोटे अमेंडमेंट है, बहुत बड़े नहीं हैं। और फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर एक छोटा मोटा अमेंडमेंट है, जो अगेन लाइबोर माइबोर इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग है, ठीक है। सो ऐसे टोटल 16 अमेंडमेंट्स यहां पे हम कवर कर रहे हैं, पेजेस है 5, और बहुत ज्यादा सच डिफिकल्ट अमेंडमेंट नहीं है। इस बार इन अमेंडमेंट से पूछे जाने के चांसेस भी कम ही लग रहे हैं, बिकॉज कंसेप्चुअल अमेंडमेंट सच कोई भी नहीं है। सो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कंपनीज एक्ट के अमेंडमेंट के साथ, ठीक है। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए। सबसे पहला कंपनीज एक्ट का अमेंडमेंट है सेक्शन नंबर 173 में, जो है बोर्ड मीटिंग्स के अंदर। बोर्ड मीटिंग के अंदर आपने कंटेंट पढ़ा होगा सेक्शन नंबर 173 में, कि कुछ ऐसे, नॉर्मली बोर्ड मीटिंग ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में, मतलब अगर मैं बोलूं तो बोर्ड मीटिंग आप फिजिकली भी होल्ड कर सकते हो और आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी होल्ड करना अलाउड है, जैसे जूम पे, स्काइप पे, व्हाट्सएप पे हालांकि नहीं लेनी चाहिए, पर नॉर्मली आपको अलाउड है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नॉर्मली वो तरीके जिसका आप एविडेंस दे सकते हो वीडियो ऑडियो मीन्स में, उन तरीकों से बोर्ड मीटिंग आपको लेना अलाउड है। पर पहले एक प्रोविजन हुआ करता था कि कुछ चीजें ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लेना अलाउड नहीं था, कुछ चीजें ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लेना अलाउड नहीं था, जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रूवल। ये चीजें आप, मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लेके नहीं करते थे, उसके लिए पहले बोर्ड मीटिंग होल्ड करना ही पड़ता था पहले। दूसरा बोर्ड रिपोर्ट्स का अप्रूवल। तीसरा प्रोस्पेक्टस वगैरह अगर आपको अप्रूव करना है इशू करने के लिए। अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर और एक्विजिशन ऑफ शेयर्स का अप्रूवल। साथ में ऑडिट कमेटी के मीटिंग्स जो होते हैं, ऑडिट कमेटी भी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बनाई जाती है। ऑडिट कमेटी की मीटिंग फॉर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कुछ 5 मैटर्स जो आपको दिख रहे हैं, पहले 4,
और फिर एक पांचवा, ये पहले ऑडियो विजुअल मीन्स से लेना अलाउड नहीं था, पर इस बार अमेंडमेंट आया है कि भैया अब ये मैटर आप ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू ले सकते हो। जो सेंटेंस था मैटर नॉट टू बी डेल्ट विथ मीटिंग थ्रू ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेट्रा, ये सेंटेंस ओमिट किया गया है। अब ये सेंटेंस नहीं है, ये क्लॉजेस नहीं है। दैट मीन्स अब ये जो बिजनेसेस है वो ऑडियो विजुअल मीन्स से आप ले सकते हो, ऑब्वियस फॉर ऑब्वियस रीजंस कि भाई साहब टेक्नोलॉजी अच्छी चेंज हो रही है, कई सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बीच में कोविड भी आया था। बिकॉज ऑफ कोविड ऐसा सिचुएशन था कि इंपॉर्टेंट बिजनेस तो है पर आप मिल ही नहीं सकते, तो बिजनेस कैसे लोगे। तो उन्होंने भैया कोविड वगैरह के सिचुएशन में कंसिडर किया कि चलो यार ये 5 मैटर के लिए ही क्यों रखे, चलो इनको भी ऑडियो विजुअल मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अलाउ कर दे, तो उन्होंने कर दिया है। ठीक है, जिसको अगर किसी को चाहिए तो कृपया इसका एक बार फोटो खींच के रख लीजिए, फटाफट फटाफट, मतलब तकलीफ नहीं होगी, फटाफट फोटो खींच लीजिए। तुरंत से भी पहले फोटो खींच लीजिए प्लीज। डन एवरीबॉडी। सो ये 5 चीजें पहले ऑडियो विजुअल मीन्स से अलाउड नहीं थी, अब अलाउड है, बस ऐसा बोला गया है। जाता हूं दूसरे अमेंडमेंट के ऊपर। सेकंड अमेंडमेंट है रिगार्डिंग फॉरेन कंपनी, सेक्शन 387 से लेके सेक्शन नंबर 392 के अंदर। फॉरेन कंपनी चैप्टर शुरू होता है 379 से 393 तक, उसमें से जो 387 से लेके 392 का पोर्शन है उसमें अमेंडमेंट है। आपको शायद पता हो या ना पता हो, बट सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर, सीजी के पास पावर है कि फॉरेन कंपनी के कौन से सेक्शंस उसको अप्लीकेबल करने हैं और फॉरेन कंपनी के कौन से सेक्शंस अप्लीकेबल नहीं करने हैं, ये डिसाइड करने के पावर सीजी के पास है। ठीक है, तो सीजी ने इस बार मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, सीजी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बार ये पावर यूज किया है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बाय नोटिफिकेशन, एमसीए ने नोटिफिकेशन के थ्रू ये डिक्लेयर किया है एज पर द पावर्स ऑफ सेक्शन 393A ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, 393A में सीजी को पावर दिए है टू अमेंड द लॉज और डिसाइड करे कि फॉरेन कंपनी को क्या क्या अप्लीकेबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय एग्जम्प्ट्स फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 387 टू 392 बोथ इंक्लूसिव द फॉलोइंग। नीचे दिए गए कंपनीज को वो एग्जम्प्ट कर रहे हैं सेक्शन 387 से 392 के प्रोविजन से एग्जम्प्ट कर रहे हैं। कौन से कंपनीज को एग्जम्प्ट कर रहे हैं? फॉरेन कंपनी को एग्जम्प्ट कर रहे हैं, और दूसरा उन कंपनीज को एग्जम्प्ट कर रहे हैं जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, इनकॉर्पोरेटेड और टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, मतलब इंडिया के बाहर बनने वाली है या बन चुकी है, और बनने के बाद में वो इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश करने वाली है या एस्टेब्लिश नहीं करने वाली है, और वो इंडिया में सिक्योरिटीज इशू करने वाली है या इंडिया में सिक्योरिटीज इशू नहीं करने वाली है। एक्चुअली एक क्लॉज ही ऐसा है, उसमें मेरी गलती नहीं है। सिंपल सी बात यह है, उन्होंने एक पहले ऐसा प्रोविजन रखा था कि कोई अगर कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट होने वाली है या हो गई है और वो इनकॉर्पोरेट होने के बाद इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन करने वाली है या नहीं करने वाली है, क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन करने के बाद ही आप इंडिया में फॉरेन कंपनी बनते हो, या फिर वो कंपनी इंडिया में सिक्योरिटीज इशू करने वाली है या नहीं करने वाली है, उन कंपनीज को ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हुआ करते थे 387 से 392 के, जिसके अंदर मैक्सिमम प्रोविजन प्रोस्पेक्टस के है, इशूइंग प्रोस्पेक्टस इन इंडिया और पब्लिक इशू इन इंडिया। मतलब इसका यह है, थोड़ा सा गौर से सुनना शांति से, जो बाहर की कंपनीज होती थी, जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, वो अगर इंडिया में पब्लिक इशू करना चाहती थी, ठीक है, जो बाहर की कंपनीज थी वो अगर इंडिया में पब्लिक इशू करना चाहती थी तो उनको 387 से 392 फॉलो करना पड़ता था। दे हैव टू फॉलो 387 से 392, पहले ये करना पड़ता था, भले ही उनका इंडिया में बिजनेस हो या ना हो, भले ही वो इंडिया में सिक्योरिटीज अगर इशू करना चाहते हैं तो उनको 387 से 392 फॉलो करना पड़ता था। आप बाहर इनकॉर्पोरेटेड हो, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं भी है, स्टिल इशूइंग सिक्योरिटीज इन इंडिया, तो आप इसको फॉलो करो। ये पहले था, और फॉरेन कंपनीज को तो अप्लीकेबल था ही। फॉरेन कंपनी मतलब कौन सी? ऑब्वियसली आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो पता होगा, जो कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, वो फॉरेन कंपनी है, तो उनको फॉलो करना पड़ता था। अभी उनको एग्जम्प्ट किया है, मतलब जो कंपनी बाहर बनी है या बनने वाली है और इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, जो इंडिया में सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है उसको ये कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। अब ये थोड़ा सा
मुश्किल सा दौर, मुश्किल सी चीज़ है डाइजेस्ट करने के लिए कि ऐसा क्यों करके, ठीक है। क्योंकि उसके नीचे बोला है, उसके नीचे उन्होंने बोला है इनसो फार एज दे रिलेट टू ऑफरिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, यहां से पढ़ना, इनसो फार ये अलग पैराग्राफ है, एज दे रिलेट टू ऑफरिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टस एंड ऑल मैटर इंसिडेंटल देयर टू इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर सेटअप अंडर सेक्शन 18 ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मतलब अगर सिंपली फॉरेन कंपनी और उस कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होगा, यहां पे एक्चुअली उन्होंने सेपरेट करना चाहिए था, ठीक है, यहां से यहां उन्होंने सेपरेट पैराग्राफ करना चाहिए था, ठीक है। सो ये सेपरेट पैराग्राफ है। उन कंपनीज ने 387 से 392 फॉलो नहीं करना है, उन कंपनीज में 387 से 392 फॉलो नहीं करना है जो सब्सक्रिप्शंस ऑफ सिक्योरिटीज वगैरह इंडिया में इशू कर रहे हैं, एंड मैटर जो उनके है वो आईएफएससी से रिलेटेड है। मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से अगर आपकी कंपनी रिलेटेड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वाला बिजनेस अगर आपकी कंपनी कर रही है, मैंने आपके हमारे लेक्चर्स के अंदर रेगुलर के अंदर आईएफएससी के ऊपर एक प्रॉपर डिक्लेरेशन और एक लेक्चर लिया था कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस करना चाहती है वो अगर बाहर बनी हुई कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट है, या वो बाहर इनकॉर्पोरेट होने वाली कंपनी या हुई कंपनी है जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो या ना हो वो कंपनी है, और वो आईएफएससी से रिलेटेड है और वो इंडिया में सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है, तो उसको 387 से 392 नहीं लगता। सो व्हाट आई सिंपली मीन टू से, मैं इसको समअप कर दूं कि भाई साहब, सिंपल वर्ड्स में मैं इसको समअप कर दूं कि भाई साहब कोई भी फॉरेन कंपनी है या तो फिर टू बी फॉरेन कंपनी है, टू बी इनकॉर्पोरेटेड वाली कंपनी है, कोई भी फॉरेन कंपनी है या टू बी इनकॉर्पोरेटेड वाली कंपनी है। दूसरा, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस भाई साहब इंडिया में है या तो फिर प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है। तीसरा, वो इशू करना चाहते हैं सिक्योरिटीज, इशू सिक्योरिटीज इन इंडिया, वो इंडिया में सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है अगर वो करना चाहती है। और चौथा, वो अगर आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर आईएफएससी से बिलोंग करती है। नाउ आईएफएससी हमने रेगुलर लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में देखा है कि आईएफएससी क्या है, उस कंसेप्ट को समझाने के लिए काफ़ी समय लगेगा, सो उसको अमेंडमेंट लेक्चर में नहीं कवर किया जा सकता, तो कृपया इसको आप याद रखिएगा। आईएफएससी आप पढ़िएगा, नॉर्मली आप किसी भी ऑथर से पढ़े हो, किसी भी बुक से पढ़े हो, तो उसके अंदर आईएफएससी का कंटेंट होगा ज़रूर, तो कृपया उससे पढ़िएगा। सो अगर वो आईएफएससी कंपनी से बिलोंग करती है तो ऐसे सिचुएशन में इन कंपनीज को 387 से लेके 392 का जो कंटेंट है वो अप्लीकेबल नहीं होगा, एग्जम्प्ट होगा। एनीवेज आईएफएससी कंपनीज को कंपनीज एक्ट में कई सारे एग्जम्पशंस दिए हैं, कई सारे। सो ये चीज़ को आप कृपया याद रखिएगा कि जो ये 4 पॉइंट्स को कंप्लाई करती है उनको ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं है। 387 है प्रोस्पेक्टस का, 388 एक्सपोर्ट ओपिनियन, 389 रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, 390 इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट, 391 अप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 to 37 एंड 392 पेनल्टीज एंड कॉन्ट्रावेंशन, ये सेक्शन यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होंगे। क्लियर है? अगर किसी को लिखना है तो कृपया आप इसको लिख सकते हो, लिख लीजिए फटाफट, तुरंत से पहले, गो फॉर इट फास्ट, या फोटो खींच लीजिए, फोटो खींचना बेटर रहेगा। खींच लिया सबने फोटो। सो सिंपली आईएफएससी फॉरेन कंपनी को आपको ये प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं करने, बस आपने इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर जाते हैं। अगेन सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 का फॉरेन कंपनी का अमेंडमेंट है, और उसके अंदर भी उन्होंने आईएफएससी कंपनीज का यहाँ पे सिंपली रेफरेंस देके रखा है। एक्सप्लेनेशन में ऐड किया है कि भैया जब आप इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिक्योरिटीज़ वगैरह ऑफरिंग करते हो और वो अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आपको एग्जम्पशन मिलेगा। तो उन्होंने ऐड किया है कि भैया आईएफएससी कंपनीज बाहर अगर इनकॉर्पोरेटेड है और वो इंडिया में सिक्योरिटीज़ इशू करना चाहती है, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिक्योरिटीज़ भी अगर इशू करना चाहती है, मतलब ऑनलाइन भी सिक्योरिटीज़ इशू करना चाहती है डीमैट में, तो भी उनको एग्जम्पशन है, तो उन्होंने उसको ऐड किया है फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में। तो ये इतना काम का नहीं है, ये ऑब्वियसली काम का है, ये ज़रूरी याद रखिएगा, ठीक है। सो आईएफएससी कंपनीज जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है या होने वाली है, भले ही प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो या ना हो, अगर वो इंडिया में सिक्योरिटीज वगैरह इशू करना चाहती है, इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब यहां दिया है, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिकली करना चाहती है, तो नॉर्मली उनको
फॉरेन कंपनी मानते हुए स्टिल हम उनको एग्जाम्शन देंगे 387 से 392 का। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज़ को याद रखिएगा। थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा समझ में आपको अटपटा सा लग सकता है, बट इट्स ओके, दैट्स नॉट ए इशू। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि आईएफएससी कंपनी है, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है, तो भाई साहब प्रॉस्पेक्टस के प्रोविजन कंप्लाई करेगा, तो आपने बोलना है नहीं, या केस बना के दे देंगे आपको कि भैया Berkshire Hathaway Limited is a foreign IFSC company, want to issue securities in India electronically, whether it need to comply the provisions of section 387 से 392, few of the shareholder are contending that it should comply with the 387 से 392, state the contention of shareholder whether right or wrong, ऐसा आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, सो 3 अमेंडमेंट हो गए, बहुत सिंपल अमेंडमेंट्स है, पढ़ाने में आज सच कोई ताकत ही नहीं लग रही है, मजा ही नहीं आ रहा है, बट ठीक है, इट्स फाइन, अमेंडमेंट है तो हमको एक बार कवर अप तो करने पड़ेंगे। चल नेक्स्ट इसके ऊपर जाते हैं, मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक के लिए ये अमेंडमेंट है, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डाटा बैंक के जो ऑफिसर्स है जो डाटा बैंक वगैरह मेंटेन करते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डाटा बैंक्स, तो उनके रिगार्डिंग ये अमेंडमेंट दिया गया है। उसके अंदर मेंशन किया है, इन द फर्स्ट प्रोविजो ऑफ क्लॉज बी द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली। ठीक है, क्लॉज फर्स्ट प्रोविजो क्लॉज बी के अंदर आपको क्लॉज सब्स्टिट्यूट करना है। अर्लियर का कंटेंट मैंने दिया है, उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है। अभी ऐसा है, इन द पे स्केल ऑफ द डायरेक्टर इक्विवेलेंट एंड अबाउ द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग मैटर्स रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट फाइनेंस इंडस्ट्री, द अफेयर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अमेंडमेंट कुछ चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, बहुत रेयर है। सिंपली इसमें क्या बोला है, बोलता हूं, डाटा बैंक कौन मेंटेन करेगा या डाटा बैंक के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, फॉर दैट मैटर उन्होंने बताया है कि कौन से लोग इस डाटा बैंक को मेंटेन करेंगे। तो जिन लोगों को डायरेक्टर या इक्विवेलेंट लेवल का पे होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, जिनको डायरेक्टर एंड अबव लेवल का पे होता है, जिनको कॉमर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स, फाइनेंस इंडस्ट्री इनका नॉलेज है, वही लोग डाटा बैंक नॉर्मली मेंटेन करते हैं। तो उन्होंने उनके क्वालिफिकेशंस वहाँ डाले हैं कि भैया डाटा बैंक मेंटेन करने के लिए और डाटा बैंक के लिए रिस्पॉन्सिबल या डाटा बैंक के सर्विसेज से रिस्पॉन्सिबल लोग गवर्नमेंट में कौन कौन रहेंगे। तो उन्होंने बोला है कि वो डायरेक्टर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में सिमिलर पे स्केल वाले या गवर्नमेंट में सिमिलर पे स्केल वाले, जिनको कॉमर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स, फाइनेंस और इंडस्ट्री का नॉलेज है, वो लोग डाटा बैंक को यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ये बोला है अमेंडमेंट, एज गुड एज कोई सेंस नहीं है अमेंडमेंट के अंदर, तो आप उसको कट कर सकते हो। कट मत करना, साइड में नॉट सो रिलेवेंट अमेंडमेंट करके आप उसको ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में मेंशन किया गया है, आफ्टर सेकंड प्रोविजो फॉलोइंग शुड बी इंसर्टेड प्रोवाइडेड दैट फॉलोइंग इंडिविजुअल हु हैव बीन एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ऐसे इंडिविजुअल जिनको एडवोकेट ऑफ द कोर्ट या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है और 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे लोगों ने डाटा बैंक के मेंटेनेंस के अंदर जो सर्विसेज देनी है इनको कंसिडर किया जा सकता है। इनको क्वालिफाइड माना जाता है 10 साल के सर्विसेज के बाद में कि ये डाटा बैंक से रिगार्डिंग सर्विसेज दे पाए या डाटा बैंक से रिगार्डिंग काम कर पाए। ठीक है, उस ग्रेड में ये अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, अब ये काफ़ी टेक्निकल है, मैं इसको इन डिटेल कवर करने अगर जाऊँ तो नियरली बहुत सारा डिटेलिंग देना पड़ेगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काम का भी नहीं है। ठीक है, सो ये चीज़ को आपने थोड़ा सा कृपया अच्छे से याद रखना। सो ये 4 अमेंडमेंट है छोटे छोटे, पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, ये मेरे को मालूम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि आप बहुत खुश हो गए होंगे, वैसे तो आप बहुत ही खुश हो गए होंगे अमेंडमेंट 5 पेजेस के ये देख के, बट ठीक है फाइन, ऑप्शन नहीं है जीवन में, ऐसे ही अमेंडमेंट है तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, श्योर। ये चीज़ होने के बाद में मैं अब जा रहा हूँ नेक्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर, जो है सेबी LODR का अमेंडमेंट। और इसके अंदर भाई साहब ऐसे ऐसे अमेंडमेंट बोले हैं, एक एक मतलब हद नालायक अमेंडमेंट। जैसे आप नीचे के अमेंडमेंट्स पढ़ो, अमेंडमेंट नंबर 5 क्या बोला है, अंडर न्यू, देखो क्या बोला है, द एग्जिस्टिंग प्रोविजन अंडर रेगुलेशन 3 शॉल बी नंबर्ड एज सब रेगुलेशन 1। उसके बाद में बोला है, अंडर न्यूली नंबर्ड सब रेगुलेशन 1 द वर्ड द अपीयरिंग आफ्टर द वर्ड 2 and before the word listed should be substituted with the word a and the word who shall be substituted with the word which। उसके बाद में अमेंडमेंट बोला है, अंडर न्यूली numbered sub-regulation 1 under clause A, the word institutional trading platform should be substituted with innovators growth platform। After newly incorporated sub-regulation 2 shall be inserted। और sub-regulation 2 में बोला है कि भाई साहब इंसर्टेड substitute clause B for sub-regulation number 1 with the following: non-convertible
डेट सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, परपेचुअल नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स विथ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज। और फिर बोला है इंसर्ट द फॉलोइंग अंडर सब रेगुलेशन नंबर 3। मतलब ऊपर की अमेंडमेंट पढ़ के तो पहले आपको समझेगा कि कुछ वर्ड इन्होंने रिप्लेस किए हैं और फिर एक दो रेगुलेशंस डाले हैं, तो उसका एक अमेंडेड रेगुलेशन कैसा दिखता है मैं स्ट्रेट अवे आपको दिखा दूं, मतलब तकलीफ आपको कम होगी। अमेंडेड रेगुलेशन कुछ ऐसा दिखता है, रेगुलेशन 3 जो ये पूरा का पूरा बोल रहे हैं ना, वो ऐसा दिखता है। Unless otherwise provided, these regulations shall apply to listed entity which are listed on any, ये सेबी LODR के हैं, हाँ, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन के अमेंडमेंट है, ठीक है, उसमें रेगुलेशन 3 अमेंड हुआ है। Unless otherwise provided, these regulations shall apply to a listed entity which has listed any of the following designated securities on recognized stock exchange. Listed entities को ये regulation apply होते हैं। Stock exchange such as specified securities listed on the main board of SME exchange और innovators growth platform, ये innovators growth platform वाला amendment था। दूसरा non convertible securities, Indian depository receipts, securities debt instruments, security receipts, unit issued by mutual fund, any other security as may be specified. सिंपली ये रेगुलेशन LODR रेगुलेशन किसको अप्लीकेबल होते हैं ये पूछा गया, तो उन्होंने बोला जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, फॉलोइंग सिक्योरिटीज जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। मतलब सिंपली ये सिक्योरिटीज अगर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है तो जाके उन कंपनीज को LODR के रिक्वायरमेंट अप्लाई होंगे। बस ये बोला है। अगर ये सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होंगे तो भैया उनको LODR एप्लीकेबल होगा, ये बोला है। पहले भी यही था, सिर्फ उसके कुछ वर्ड रिप्लेस हुए हैं। अब ये दो अलग प्रोविजोज आए हैं। The provision of this regulation which become applicable to listed entities on the basis of market capitalization criteria shall continue to apply to such entities even they fall below such a threshold. इस रेगुलेशन के, इस पूरे LODR के कुछ प्रोविजन एंटिटीज को बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन लगते हैं। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आई गेस सबसे बड़ा मार्केट कैप उसी का होगा, वो या TCS, इन दोनों में से होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद गलत भी हो सकता हूं मैं। बट कुछ कंपनीज को LODR के रेगुलेशन सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे लगते हैं, और बोला है अगर उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो जाए, बायबैक कर ले या रिड्यूस कर ले शेयर, या मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ही अगर गिर जाए, तो ऐसे सिचुएशन में उनको फिर भी वो रेगुलेशंस लगते रहेंगे, ये बोला गया है। समझो अंबानी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5,000 करोड़ के ऊपर या 50,000 करोड़ के ऊपर, और उसको रेगुलेशन लग रहे हैं LODR के। क्यों? क्योंकि 50,000 करोड़ के ऊपर का कैपिटल है, इसलिए रेगुलेशंस लग रहे हैं। अब अगर उसका कैपिटल, मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ के नीचे भी गिर जाए तो भी उसको रेगुलेशन लगते रहेंगे, ये बोला है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात नहीं बोलिए। द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन विच बिकम अप्लीकेबल टू लिस्टेड एंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ द वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज शॉल कंटिन्यू टू अप्लाई टू सच एंटिटीज इवन आफ्टर फॉल बिलो सच अ थ्रेशोल्ड। सेम, अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्विटी का होता है। समझो आपके डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है और आपको LODR के रेगुलेशन लग रहे हैं क्योंकि आपके डेट सिक्योरिटीज स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर है। समझो आपके डेट सिक्योरिटीज 10,000 करोड़ के डेट सिक्योरिटीज आपके मार्केट के ऊपर लिस्टेड है, उस वजह से LODR आपको लग गया। अब अगर ये 10,000 करोड़ से नीचे भी फॉल हो जाएगा तो भी LODR लगा रहेगा, ये बोला गया है। आई रिपीट, उनके लिए खास आई रिपीट, जिनको ये नहीं समझा या जिनको ये लग रहा है कि सर अमेंडमेंट पढ़ा रहे हो या क्या चल रहा है सर जीवन के अंदर, क्या करे, सब छोटे छोटे अमेंडमेंट है तो करना पड़ेगा, ठीक है, सब छोटे छोटे अमेंडमेंट है तो करना पड़ेगा ऐसे ही। सो अगर कोई एंटिटी है जिसको LODR लग रहा है, अगर कोई एंटिटी है, समझो रिलायंस है, TCS है, रिलायंस को LODR लग रहा है कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर है, 50,000 करोड़ के ऊपर है, और TCS को फॉर एग्जांपल LODR लग रहा है क्योंकि उसके डेट सिक्योरिटीज जो मार्केट में लिस्टेड है वो 10,000 करोड़ के ऊपर है। रिलायंस को लग रहा है 50,000 करोड़ की इक्विटी के ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन, रिलायंस को TCS को लग रहा है भाई साहब 10,000 करोड़ के डेट सिक्योरिटीज के ऊपर, ये लग रहा है। अब बोला है इनको LODR लग गया, अब भले ही इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ के नीचे आ जाए या इसका डेट सिक्योरिटीज का कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ के नीचे आ जाए, फिर भी इनको LODR लगा रहेगा, ये बोला है। और LODR किसको लगता है? जिनके ये सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, जिनके ये सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। एकदम सिंपल अमेंडमेंट, एकदम सिंपल। मतलब यहां लेक्चर के अपने 20 मिनट खत्म नहीं हुए तो हमारे अमेंडमेंट गारद हो गए हैं 4-5, जाते हैं 6वें अमेंडमेंट पे।
रेगुलेशन 6, मतलब ये पूछने के चांसेस बहुत कम है भैया इस बार अमेंडमेंट, बहुत ही, अगर पूछ लिए मतलब बहुत ही अजीब पेपर बनाना है इंस्टीट्यूट का। इंस्टीट्यूट को ये देखना है कि बच्चों ने अमेंडमेंट पढ़े क्या, तो ही पूछेंगे 25-30 मार्क के लिए, वरना 4 मार्क के लिए भी आना मुश्किल है। अमेंडमेंट नंबर 6, रेगुलेशन 6। इन द रेगुलेशन 6 द हेडिंग सिंबल एंड द वर्ड हर शॉल बी इंसर्टेड आफ्टर द वर्ड हिज। मतलब हेडिंग के अंदर वुमन इक्वालिटी अब इनको जाग पड़ी है भाई साहब, वैसे वुमन इक्वालिटी होना ही चाहिए, रिस्पेक्ट द वुमन ऑब्वियसली, बट इनको अभी ये जाग पड़ा है कि अच्छा रेगुलेशंस में भी वुमन इक्वालिटी होना चाहिए, तो उन्होंने बोला कंप्लायंस ऑफिसर एंड हिज ऑब्लिक हर ऑब्लिगेशंस। हेडिंग के अंदर चेंज है। ये अमेंडमेंट पढ़ा हुआ अभी मैं आपको, कंप्लायंस ऑफिसर हिज ऑब्लिक हर ऑब्लिगेशंस, ठीक है। क्यों, एनीवेज ऐसे बहुत सारे आ गए हैं, ऐसे हिज हर वाले और बहुत सारे, देखो नीचे ये हिज हर, ये ऐसे बहुत सारे हैं, तो ये झेलने पड़ेंगे आज, ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट वाला अमेंडमेंट, इन अ पैराग्राफ ऑफ क्लॉज 2, रेगुलेशन 17A के अंदर अमेंडमेंट है। इन अ पैराग्राफ क्लॉज 2 shall be converted explanation and the word sub regulation in the paragraph shall be substituted with the word regulation। मतलब भाई साहब, for the purpose of this regulation the count for the number of listed entities which the person director, काउंट फॉर रेगुलेशन को वर्ड रेगुलेशन से और उसको पैराग्राफ को बोले एक्सप्लेनेशन में कन्वर्ट कर दो। अब मतलब नहीं, ये नहीं पढ़ाया जा सकता भाई, ये मतलब आप क्लॉज को एक्सप्लेनेशन डिक्लेयर कर दो और सब रेगुलेशन को रेगुलेशन, ये नहीं, प्लीज़ मेरे को माफ़ करो, नहीं मेरे से गलती हो रही है, मेरे को मालूम है, ये मैं आपको पढ़ाने के लायक नहीं हूँ, मेरी औकात नहीं है, मेरे को मालूम है, प्लीज़ ये मेरे से ना कराओ, ठीक है, हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है। कमेंट के ऊपर कोई नालायक नहीं लिखेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कोई नालायक नहीं लिखेगा, सर अमेंडमेंट नंबर 7 पढ़ाओ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ तुमको, ठीक है। मतलब ये इसको सिर्फ नहीं यार, प्लीज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला वाला, इन अमेंडमेंट नंबर आ गया वापस से, शी ऐड कीजिए बोले ही के बाद में, नहीं यार मेरी औकात नहीं है भाई साहब ये पढ़ाने की, मेरे को कृपया माफ कीजिए, कमेंट में कोई नहीं बोलेगा नालायक कि अमेंडमेंट पढ़ाया करके, मैं पहले ही बोल रहा हूं, मेरे को मालूम है तुम मजे लेने के लिए हरकतें करोगे, पर कोई नालायक ये चीज को नहीं बोलेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं। हाँ, अब थोड़ा सा काम का अमेंडमेंट है, थोड़ा सा दिल को अच्छा लगने लायक अमेंडमेंट है, थोड़ा सा ठीक वाला अमेंडमेंट दिल को लगने लायक है, तो जो थोड़ा सा पढ़ाया जा सकता है, इसको पढ़ाने की मेरी औकात है, तो मैं थोड़ा सा इसको पढ़ा दूं, ठीक है। अमेंडमेंट है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में, ये अमेंडमेंट का पूरा पैराग्राफ दिया है कि क्या क्या अमेंडमेंट है, ये अपन नहीं पढ़ेंगे, अपन सीधा क्या अमेंडेड रेगुलेशन है वही पढ़ेंगे, पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का अमेंडमेंट है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शॉल कॉन्स्टिट्यूट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, एलओडीआर के अंदर आरएमसी बनता है, ये सबको पता है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी आरएमसी, हम इसको प्यार से आरएमसी बोलेंगे, आरएमसी बनता है, ये सबको पता है। आरएमसी शॉल हैव मिनिमम नंबर ऑफ 3 मेंबर्स, ये सभी को पता है, हमने इसके ऊपर तो एक स्पेसिफिक सेबी के अंदर भाई साहब टेबल बनवा के लिया था ना, हाँ है ना, हमने सेबी के आरएमसी के ऊपर स्पेसिफिक टेबल बनवाया है मेरे भाई, हाँ है ना, चाहिए तो हम दिखाए आपको जीवन में कि आरएमसी के ऊपर हमने सेबी के अंदर किस तरीके से टेबल बनाया है। आ जाइए प्लीज, किधर गया, ये आया सेबी एंड सेबी के अंदर आरएमसी का आपको टेबल, ये देखो हमने तो अलग अलग सभी कमिटीज़ के टेबल बनाए हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का भी हमने टेबल वगैरह बनाया था, ठीक है। अगर आप देखो तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर पहले मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ये डिफाइंड नहीं था, ठीक है, कितने मिनिमम मेंबर्स चाहिए डिफाइंड नहीं था, अभी इस बार वो डिफाइन कर रहे हैं, देखेंगे कितना। दूसरा, कंसिस्टिंग ऑफ मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बोला गया था। उसके बाद में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने, ये भी डिफाइंड नहीं था, लेट्स सी इस बार वो डिफाइन करते हैं क्या। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव या सीनियर एग्जीक्यूटिव कौन हो सकता है, ये भी नहीं बोला था। और कंपनी सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी रहेगा, ये मेंशन किया गया था। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का कच्चा चिट्ठा ये यहां पे लिखा है, ये पहले कुछ ऐसा दिखा करता था, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखा करता था और मेंशन किया गया था द प्रोविजन ऑफ द रेगुलेशन रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शॉल बी एप्लीकेबल टू टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब टॉप 100 लिस्टेड, यही अब एग्जांपल हो गया पिछले अमेंडमेंट का भी कि टॉप 100 लिस्टेड एंटिटी मार्केट कैप के हिसाब से अगर रिलायंस को लग गया और बाद में रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम भी हो गया तो भी उसको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का अमेंडमेंट लगा हुआ रहेगा। क्लियर है, ये रिस्क मैनेजमेंट लगा हुआ रहेगा। क्लियर है, तो ये पिछले अमेंडमेंट का। सो अभी क्या कहते हैं, ये टॉप 100 लिस्टेड एंटिटी है क्या है, ये अभी हमको चेक करना है कितने मेंबर्स है। तो एक बार पूरा रेगुलेशन ही रीड करेंगे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का, क्योंकि पूरा अमेंड हुआ है अच्छे से। सो अभी बोला है भाई साहब मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, मतलब जो पहले रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर मेंबर्स मेंशन नहीं थे वो अब हो गए हैं मिनिमम 3। उसमें बोला है विद अ मेजॉरिटी ऑफ बीइंग देम एज अ with a majority of them being members of the board of director including at least one independent director। मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होनी चाहिए, एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए विथ अ लिस्टेड एंटिटी हैविंग आउटस्टैंडिंग एसआर
इक्विटी शेयर्स एट लास्ट 2/3 ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शॉल कंप्राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, मतलब ये बोला गया है, सी दिस, होल्ड, ओके। सो इसके अंदर सिंपली ये बोला गया है कि पहले रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर जो मेंबर्स डिफाइंड नहीं थे, अब डिफाइंड है मिनिमम 3 चाहिए। अब डिफाइंड है मिनिमम 3 चाहिए, मिनिमम 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनेगी। ठीक है, दूसरा बोला है कि ये 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आप जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बना रहे हो, ठीक है, उसमें 2 पार्ट करो, एक नॉर्मल कंपनी और दूसरा ऐसा कंपनी, एंड इन द केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी हैविंग एसआर इक्विटी शेयर्स, एसआर इक्विटी, एक नॉर्मल कंपनी जिसमें नॉर्मल इक्विटी है और दूसरा जिसमें एसआर इक्विटी है। अगर नॉर्मल कंपनी है जिसमें नॉर्मल इक्विटी है, उसमें मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोला है, मिनिमम 1 आईडी बोला है, और जिसमें एसआर इक्विटी है उस रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर बोला है दैट एटलीस्ट, देखो यहां पे एटलीस्ट 2/3 ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शॉल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मिनिमम 2/3 ये आईडी बोले है, मिनिमम 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोले हैं। मतलब रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का अब नंबर डिफाइंड हो गया 3 डायरेक्टर, अगर नॉर्मल कंपनी है लिस्टेड नॉर्मल इक्विटी शेयर्स के लिए तो मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और एसआर इक्विटी वाली है तो मिनिमम 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर ये एसआर इक्विटी शेयर्स क्या है सर? एसआर उसको मैं समझाऊंगा, जस्ट आप इसको छोटा सा नोटिंग कर लीजिए पहले, उसके बाद में एसआर इक्विटी शेयर्स के डिस्कशन के ऊपर जाते हैं। फिलहाल एसआर इक्विटी शेयर्स को साइड में रखिएगा, नोटिंग करने के बाद में, रेगुलेशन होने के बाद में प्यार से समझाऊंगा। ठीक है, जस्ट होल्ड। नेक्स्ट, जैसा का वैसा है, सिर्फ उसके अंदर एक छोटा अमेंडमेंट आया है। द चेयरपर्सन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शॉल बी मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव। ये पहले भी बोला था कि सीनियर एग्जीक्यूटिव चाहिए, अभी भी वैसा ही है। एंड लिस्टेड एंटिटी में भी मेंबर ऑफ द कमेटी। 3A इंसर्ट किया है, द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शॉल मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। पहले ये वंस अ ईयर हुआ करता था, अब ये ट्वाइस अ ईयर हुआ है, मतलब 2 रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग तो होनी चाहिए। नीचे कोरम, नियरली कोरम जैसा का वैसा दिया है। कोरम आई बेस 3B एंड 3C इंसर्ट हुआ है अभी, ये देखो 3B एंड 3C इंसर्ट हुआ है, तो 3B एंड 3C ये अमेंडमेंट है, तो इसको भी अमेंडमेंट कवर अप करना, वो बोल्ड इटैलिक्स नहीं किया है, बट दिस इज द अमेंडमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का ये कोरम बोल रहे हैं। द कोरम ऑफ द मीटिंग, अब दो बार साल में मिल रहा है तो मीटिंग का कोरम भी तो होना चाहिए। द कोरम ऑफ द मीटिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शॉल बी ईदर 2 members or 1/3 of the members of the committee whichever is higher। मतलब प्राइवेट कंपनी जैसा यहां पे कोरम दिया है, सो इधर 2 members कोरम इज इक्वल टू इधर 2 members और 1/3, ठीक है, 1/3 ऑफ मेंबर्स whichever is क्या बोला है, हायर, ये कोरम बोला है, ठीक है, हायर, whichever is higher बोला है, ठीक है। नीचे इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब एक मेंबर कम से कम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला होना चाहिए। जैसे हमने ऊपर देखा था कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होनी चाहिए, जैसे अगर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में 10 मेंबर है तो 10 में से 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए, बाकी 4 अदर एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, बाकी 4 अदर एक्सपर्ट्स हो सकते हैं जो रिस्क को कंट्रोल करे। और नीचे जब आप रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग लो तो 2 मेंबर्स या फिर 1/3 मेंबर ये कोरम होना चाहिए, जिसमें से एक कम से कम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, विचएवर इज हायर, एंड मिनिमम 1 डायरेक्टर, मिनिमम 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट आके बैठ गए, तो मिनिमम 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सपर्ट्स ही मीटिंग ले रहे, डायरेक्टर भी कोई ना कोई होना चाहिए। द मीटिंग ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शॉल बी कंडक्टेड इन सच अ मैनर that on continuous basis not more than 180 days shall lapse between any 2 consecutive meetings, not more than 182 डेज। मतलब 2 आरएमसी के मीटिंग्स के अंदर, 2 आरएमसी के मीटिंग, सो मैंने पहली मीटिंग ली आरएमसी की फर्स्ट मीटिंग, और मैं दूसरी मीटिंग ले रहा हूं आरएमसी की सेकंड मीट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की, तो उसके अंदर नॉट मोर देन 180 डेज बोला है, सो मैक्सिमम 180 डेज का गैप हो सकता है। ऐसे तो हमने कई सारे प्रोविजन पढ़े, एनुअल जनरल मीटिंग का भी प्रोविजन ऐसा होता है, एजीएम का प्रोविजन 2 एजीएम के बीच का डिफरेंस 15 मंथ्स मैक्सिमम हो सकता है, वैसा ही प्रोविजन है। 2 आरएमसी के मीटिंग के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम 180 डेज हो सकता है, ठीक है, ये चीज यहां पे बोली गई है। अब जब आप बोलोगे मैक्सिमम 180 डेज हो सकता है,
मैक्सिमम 180 डेज हो सकता है, नॉट मोर देन बोला है, देखो नॉट मोर देन 180 डेज बोला है, शॉल इलैप्स बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव। अब जब आप बोलोगे मैक्सिमम 180 डेज, तो सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल को एक मीटिंग ले ली, और फिर सर 2 अप्रैल को सेकंड मीटिंग ले ली, सेकंड मीट ले ली, 1 अप्रैल को फर्स्ट मीट, 2 अप्रैल को सेकंड मीट, सर साल भर के लिए कंप्लायंस हो गया सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार। बेटा ये उस साल का तो कंप्लायंस आप कर लिए, उस साल का तो कर लिए, पर याद रखना, अब मैं क्या कह रहा हूं बड़े अच्छे से समझना, ये इतना आसान नहीं है, ये जो इन्होंने बोला है ना, ये इतना ट्रिकी बोला है, आप समझ नहीं पाओगे, बड़े अच्छे से ध्यान देना। समझो आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए मीटिंग ले रहे हो, 25-26 के लिए मीटिंग ले रहे हो। समझो 25-26 की पहली मीटिंग ली आपने 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल को फर्स्ट मीट लिया आपने, ठीक है, फर्स्ट मीट 1 अप्रैल को हो गया, और अगर आप सेकंड मीट 2 अप्रैल को ले रहे हो इमीडिएटली, चलो लोग आ ही गए तो 2 अप्रैल को सेकंड मीट ले ले, तो आपने ले लिया, तो चलो इस साल का तो कंप्लायंस हो गया, इस साल का तो कंप्लायंस हो गया। पर जब आप जाओगे फाइनेंशियल ईयर 26-27 में, और 26-27 में आपको न्यू मीटिंग लेनी होगी, फर्स्ट मीटिंग जब आप लेनी होगी, तो आप उसका डेट क्या रखोगे, क्योंकि लास्ट ईयर 25-26 के लास्ट मीटिंग से लेके भी 26-27 का फर्स्ट मीटिंग, मतलब लास्ट ईयर का लास्ट मीटिंग आरएमसी का और न्यू ईयर का फर्स्ट मीटिंग आरएमसी का, इनके बीच में भी मैक्सिमम 120 डेज का ही गैप हो सकता है, इनके बीच में भी मैक्सिमम 180 डेज, माय मिस्टेक, 120 नहीं, इनके बीच में भी मैक्सिमम 180 डेज का ही गैप हो सकता है। मेरे भाई, मेरे प्यारे, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, इनके बीच में भी 180 डेज का गैप हो सकता है। सो अगर आपने ये ट्राई किया कि नहीं, पहली बोर्ड मीटिंग, पहली आरएमसी की मीटिंग 1 अप्रैल, सेकंड आरएमसी की मीटिंग 2 अप्रैल, और फिर बैठ गए साल भर, अगले साल लेंगे सीधा 1-2 अप्रैल को, ऐसा अगर तुमने डिसाइड किया, तो याद रखना इस साल की लास्ट मीटिंग, लास्ट ईयर की लास्ट मीटिंग एंड करंट ईयर की फर्स्ट मीटिंग का भी गैप 180 डेज का होना चाहिए। तो आप ऐसा कर ही नहीं पाओगे, अगर आप 2 ही मीटिंग ले रहे हो ना, तो ऐसा कर ही नहीं पाओगे, आपको उसको ऑटोमेटिकली 180 डेज के अंदर स्कैटर करना पड़ेगा, हर 6 महीने में एक लेनी पड़ेगी, हर 6 महीने में एक, तो ही जाके प्रोविजन कंप्लाई होगा, अदरवाइज प्रोविजन कंप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? या तो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा 2 अप्रैल से 180 डेज में एक और मीटिंग लो, ठीक है, फिर उससे 180 डेज में एक और मीटिंग लो, और फिर ये कंप्लाई करने के लिए तुमको साल में 4 मीटिंग लेनी पड़ेगी आरएमसी की। ये चीज को बोला गया है, ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। सो ये थ्रू आउट द सभी ईयर्स 180 डेज का मैक्सिमम गैप सभी मीटिंग में होना चाहिए, मतलब अक्रॉस द ईयर्स ऑल्सो 180 डेज का गैप होना चाहिए, मैक्सिमम 180 डेज का अक्रॉस द ईयर्स। तो ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। वापस बोलता हूं, मैक्सिमम 180 डेज बोला है 2 मीटिंग के बीच में, तो ये सिर्फ उस एक साल के 2 मीटिंग के बीच में नहीं बोला है, ये 2 डिफरेंट ईयर के 2 मीटिंग के बीच में भी मैक्सिमम 180 डेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही साल के 2 मीटिंग के बीच में मैक्सिमम 180 डेज और हो गया जीवन ना, 2 साल के भी मैक्सिमम 2 मीटिंग्स के अंदर, 2 साल के भी 2 मीटिंग्स के अंदर मैक्सिमम 180 डेज होना चाहिए। क्लियर है कंसेप्ट? ये भी चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को याद रखना, बड़ी अच्छी चीज बोली है, ध्यान देना आगे। The board of directors shall define a role of responsibility of the risk management committee and may delegate, monitor or review the risk management committee plan to a committee and such other function as it may deem fit. Such a function shall specially cover the cyber security. ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ने स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए बोला है। Provided that role and responsibilities of risk management committee shall be mandatorily include performance and functions specified to part D of schedule 2. Now part D of schedule 2 आपके सिलेबस में नहीं है, उसके अंदर मेंशन किए हैं स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ऑपरेशन, साइबर सिक्योरिटी का ऑपरेशन और ऐसे कुछ ऑपरेशन जो हाई रिस्कियर ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, वो एग्जाम में नहीं है तो उसके लिए ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नीचे एक अमेंडमेंट है, द प्रोविजन इन दिस रेगुलेशन शॉल बी एप्लीकेबल टू टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज। ये जो पहले टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज हुआ करता था, अब 1000 लिस्टेड एंटिटीज को एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्लाई होगा, और अगर कभी इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ड्रॉप भी हो जाए टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज का, तो उनको ड्रॉप्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन पे भी ये लगता रहेगा, क्योंकि ऊपर का अमेंडमेंट आया है कि आपका मार्केट का, आप पहले हम जैसे दर्शन इस्पात लिमिटेड 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्च्यून 500 में 185th रैंक। ठीक है, हम ऑलरेडी टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज में थे। ठीक है, हाँ, दर्शन इस्पात लिमिटेड, दिल, आप मेरे दिल के मेंबर हो, खुश हो जाओ, हम ऑलरेडी टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज में खड़े थे, हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन तगड़ा था। फिर कुछ दिनों बाद शेयर की प्राइस गिर गई, हम 1000 एंटिटीज से कम होके टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज से हम नीचे आ गए। फिर भी हमको जो आरएमसी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का रेगुलेशन लगा है वो अभी भी लगा हुआ रहेगा,
अभी भी लगा हुआ रहेगा। क्लियर है? और जो नए 1000 लिस्टेड, हम कम हो गए ना, हम नीचे आ गए ना, तो कोई ना कोई तो ऐड हुआ होगा, तो जो नए ऐड हुए हैं उनको भी लगा रहेगा। मतलब एक बार जो रिस्क मैनेजमेंट, आप इसको ऐसा समझो, एक बार जो एलओडीआर ने कमिटमेंट कर दी, एक बार जो एलओडीआर ने कमिटमेंट कर दी हायर मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, या एक बार जो आया आरएमसी ने कमिटमेंट कर दी हायर मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता, फिर लोअर मार्केट कैपिटलाइजेशन पे वो अपने आप की भी नहीं सुनता। ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? नीचे हायर वैल्यू ऑफ डेट लिस्टेड एंटिटीज में भी लगेगा, जो हायर वैल्यू ऑफ डेट लिस्टेड एंटिटीज डिफाइन किया है उसको भी लगेगा। वो फिलहाल अपने सिलेबस में डिफाइन नहीं किया है, अभी तक के तो हमने उसको नहीं देखा है, तो उसका कोई सेंस नहीं है। द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शॉल हैव द पावर्स टू सीक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी एम्प्लॉय आउटसाइड, ऑब्टेन आउटसाइड लीगल और प्रोफेशनल एडवाइस एंड सिक्योर अटेंडेंस ऑफ द आउटसाइडर विथ रिलेवेंट एक्सपर्टीज। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के पास मैंने बोला था ना कि मेजोरिटी बोर्ड 10 अगर मेंबर है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के, तो 6 डायरेक्टर होने चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो बचे हुए 4 कौन होंगे? तो बोला है, देखो यही बोला है, एक्सपर्ट्स, एम्प्लॉइज जो बाहर के हैं उनको आप प्रेजेंट करवा सकते हो एज अ मेंबर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, जो नेसेसरी लग रहे हैं, तो वही एक्सपर्ट आप बाहर से बुला सकते हो, यही बोला है। सो ये अच्छा अमेंडमेंट है, कृपया आप इसको लिख के रखिए फटाफट। इसके ऊपर चांसेस है ये सवाल पूछने के, हाँ एलओडीआर में 4 मार्क का सवाल इसी के ऊपर आ सकता है, बस यही एक चांस है। फोटो खींच लो या लिख लो। चलो डन एवरीबॉडी, समझ में आया अच्छे से? अभी जाके थोड़ा सा पढ़ाने का मजा आया, आपको भी ऐसा लग रहा होगा नहीं कुछ तो भी अमेंडमेंट पढ़ा अभी जीवन के अंदर फर्स्ट टाइम, ठीक है? ऐसा लग रहा होगा, बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा लग रहा है तो अच्छी बात है, कुछ तो पढ़ रहे हो। फिर रेगुलेशन 24 के अंदर अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट नंबर 10। इन द रेगुलेशन 24 द वर्ड और इक्वल टू इंसर्टेड आफ्टर द वर्ड लेस देन, सिंपली यार मतलब ये क्या बोलूँ अब मैं जीवन में, ठीक है? तो ये अप्लीकेबल है। द लिस्टेड एंटिटी शॉल नॉट डिस्पोज द शेयर्स इन इट्स मटेरियल सब्सिडरी रिजल्टिंग इन रिडक्शन इन शेयर होल्डिंग। लिस्टेड कंपनी ने खुद के सब्सिडरी कंपनी के शेयर बेचने नहीं चाहिए जिसके वजह से लेस देन और इक्वल टू 50% और सीज टू एक्सरसाइज अ कंट्रोल ओवर सब्सिडरी। सिंपली पहले एक रेगुलेशन था, मैं बोल दूं, सिंपली एक पहले रेगुलेशन था, लिस्टेड कंपनीज जो है उन्होंने सब्सिडरी के शेयर बेचने नहीं चाहिए जिसकी वजह से उनका परसेंटेज शेयर होल्डिंग 50% से नीचे आ जाए या उनका कंट्रोल सब्सिडरी से छूट जाए, ठीक है? इतने शेयर लिस्टेड कंपनी ने नहीं बेचने हैं, लिस्टेड कंपनी ने सब्सिडरी से इतने शेयर नहीं बेचने हैं जिसकी वजह से उनका कंट्रोल कम हो जाए या उनका परसेंटेज शेयर होल्डिंग 50% से नीचे आ जाए। अब वहाँ पे 50% से लेस देन और अभी ऐड किया है इक्वल टू, मतलब 50% भी नहीं आना चाहिए क्योंकि सब्सिडरी बनाए रखने के लिए 50% प्लस 1 शेयर चाहिए ना। अरे भाई सीधी बात है ना, सब्सिडी बनाए रखने के लिए मेजॉरिटी शेयर चाहिए। सो पहले क्या लिखा था कि लेस देन 50 ना आ पाए, तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया और 50 आ गया तो मतलब पहले लिखा, पहले अमेंडमेंट का पहला क्या लिखा था कि भैया 50% से नीचे ना आना पाए, आपका शेयर होल्डिंग 50% से नीचे। होल्डिंग लिस्टेड कंपनी का समझो एच लिमिटेड होल्डिंग लिस्टेड कंपनी है, उसका सब्सिडरी के अंदर बोले 50% से नीचे शेयर होल्डिंग ना आने पाए, सब्सिडरी में कंपनी में 50% से नीचे शेयर होल्डिंग ना आने पाए। फिर लोगों ने पूछा 50 हुआ तो, 50 हुआ तो, डिपार्टमेंट बोले 50 हुआ तो हुआ। अरे 50 हुआ तो हुआ कैसे, ये तो मेजॉरिटी से कम है, फिर भी सब्सिडी नहीं बचेगा। फिर भी सब्सिडी नहीं बचेगा, 50 हुआ तो भी तो सब्सिडी नहीं बचेगा ना, तो उनको तो सब्सिडी के लिए मेजॉरिटी चाहिए। हाँ अब बताओ 50 हुआ तो डिपार्टमेंट बोले यार कैसे लोग है, हाय मूड खराब हो गया। डिपार्टमेंट ने फिर ऐड किया इक्वल टू, मतलब 50% इतने शेयर मत बेचो जिससे आपका होल्डिंग 50% या उससे नीचे हो जाए। ये बोला आप डिपार्टमेंट ने कि इतने शेयर्स मत बेचो जिससे तुम्हारा होल्डिंग 50% या उससे नीचे हो जाए, मतलब हमेशा तुम्हारा शेयर होल्डिंग मेजॉरिटी ही रहना चाहिए। इस पैराग्राफ का मतलब क्या है, दैट लिस्टेड, सिनॉप्सिस बोलता हूं, लिस्टेड होल्डिंग कंपनी शॉल ऑलवेज हैव मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग या मेजॉरिटी वोटिंग पावर इन सब्सिडरी कंपनी, यह हमेशा होना चाहिए, बस ये बोला गया है, ठीक है? सो पहले वो 50 हुआ तो वाला केस वो खत्म हो गया,
50% कंट्रोल ओवर सब्सिडरी बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग, मतलब अगर आपको ये शेयर्स बेचने भी है तो भी जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ठीक है। और साथ साथ में अरेंजमेंट के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है कोर्ट का या एनसीएलटी का, और रेजोल्यूशन प्लान आपको ड्यूली अप्रूव करके सबमिट करना पड़ेगा आईबीसी के अंदर, अगर आप शेयर्स वगैरह बेच रहे हो, कंट्रोल रिड्यूस कर रहे हो तो। अब पहले भी रेगुलेशन ये ऐसा ही था, उसके अंदर अभी सिर्फ इक्वल टू ऐड हुआ है, ठीक है। तो इस साइड का फोटो खींच लीजिए फटाफट, गो फॉर इट फास्ट। डन एवरीबॉडी, डन, बहुत बढ़िया। अब ये चीज होने के बाद में मैं अगले कंटेंट के ऊपर जा रहा हूं, रेगुलेशन नंबर 26। ये अगेन आ गया भाई, ये ही शी वाला यार, ये ही शी दे यार, ये वुमन इक्वालिटी वाला अगेन आ गया। ये किसने ये सजेस्ट किया क्या मालूम, ही के जगह पे शी, ही के साथ में शी भी डालो बोले। ऑब्वियसली वुमन इक्वालिटी जरूरी है, पर यहाँ दिखाने से क्या सेंस है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। ऑब्वियसली फेमिनिज्म वुमन इक्वालिटी जरूरी है, बट ये ही का शी करो एनीवेज आके, ठीक है। और उसके बाद में नीचे मेंशन किया गया है कि रेगुलेशन में हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज, वही हमने जो ऊपर अमेंडमेंट पढ़ा कि ये रेगुलेशन किसको अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग प्राइवेट कंपनीज, फॉरेन कंपनीज आर हाई वैल्यू डेट एंटिटीज, कंपनीज एक्ट सेक्शन ए वाले, तो वो भी यहाँ पे इंसर्ट किए हाई वैल्यू डेट एंटिटीज। फिर अगला एक रेगुलेशन आता है जो थोड़ा सा काम का है, छोटू सा है पर बहुत काम का है ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि इसमें एक मेजर चेंज हुआ है। तो अमेंडमेंट नंबर 12 के ऊपर कृपया आप बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये हो सकता है थोड़ा काम का निकले आप क्या, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाए। आपको पता है पहले क्वार्टरली रिपोर्टिंग करना पड़ता था, ईच क्वार्टर के एंड पे क्वार्टरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस का रिपोर्टिंग करना पड़ता था कि आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सारे प्रोविजन ठीक से कंप्लाई किए हैं, इसका आपको क्वार्टरली रिपोर्टिंग करना पड़ता था। और पहले वो करना पड़ता था 15 डेज में वो करना पड़ता था, मतलब आप एक क्वार्टर खत्म हो गया अप्रैल से लेकर जून का, तो आप 15 जुलाई तक के आपको यह रिपोर्ट करना पड़ता था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जितने प्रोसीजर्स है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जितने रिक्वायरमेंट है वो हमने कंप्लाई किए हैं। अब सेबी एलओडीआर में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिक्वायरमेंट्स क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिक्वायरमेंट हमने ऑलरेडी देखे हैं, ठीक है। सो आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिक्वायरमेंट कंप्लाई किए, हर क्वार्टर के एंड पे अप्रैल टू जून का आपको 15 जुलाई को करना पड़ेगा, जुलाई टू सितंबर का आपको 15 अक्टूबर को करना पड़ेगा, अक्टूबर टू दिसंबर का आपको 15 जनवरी को करना पड़ेगा, और जनवरी टू मार्च का आपको 15 अप्रैल को करना पड़ेगा। तो हर क्वार्टर के एंड पे 15 तारीख को आपको, क्वार्टर के एंड के बाद 15 दिन के अंदर आपको ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंप्लायंस देना था। अब वो 15 दिन चेंज होके हो चुका है 21 डेज, अब वो 15 दिन नहीं बचा, अब वो चेंज होके हो चुका है 21 डेज। मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आप जो रिपोर्टिंग है वो आप 15 डेज के अंदर नहीं करोगे, 21 डेज के अंदर करोगे फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये चीज यहां पे इंसर्ट की गई है, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। आप 15 नहीं बचा, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में रेगुलेशन 29, वेयर सच अ प्रपोजल इज कम्युनिकेटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड लिस्टेड एंटिटी एज अ पार्ट ऑफ एजेंडा इज ओमिटेड। रेगुलेशन 29 से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कम्युनिकेशन और लिस्टेड एंटिटीज के एजेंडा के कम्युनिकेशन डिलीट हो चुका है, उसमें कोई इतना कोई सेंस नहीं है, छोटा मोटा सा रेगुलेशन है, अच्छे से याद रखना। फिर जाते हैं अमेंडमेंट इन शेड्यूल 5, ठीक है, अमेंडमेंट इन शेड्यूल 5, अमेंडमेंट नंबर 15, ठीक है। इसके अंदर मेंशन किया गया है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के अंदर पैराग्राफ क्लॉज 5 शॉल बी सब्स्टिट्यूटेड विथ फॉलोइंग नेमली। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी आपने मेंशन करना है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में क्या क्या मेंशन करना है वो पूरा चेंज हुआ है। नेम ऑफ अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेडिंग अ कमेटी, कि स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के अंदर कौन ऐसा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो कमेटी को हेड कर रहा है। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर, कौन कंप्लायंस ऑफिसर है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कंप्लेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, कंप्लेंट्स नॉट सॉल्व्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड नंबर ऑफ पेंडिंग कंप्लेंट्स। पहले ऐसा हुआ करता था कि शेयर होल्डर स्टेक होल्डर ग्रीवियंस कमेटी, अब स्टेक होल्डर ग्रीवियंस कमेटी क्या है कि जो कंपनी स्टेक होल्डर्स के कंप्लेंट्स को सुनती है और उसको सॉल्व करती है। पहले इनको ये रिपोर्टिंग करना पड़ता था कि भैया स्टेक होल्डर के कंप्लेंट्स आते थे, कंपनी खुद के हिसाब से सॉल्व करती थी और कितने कंप्लेंट्स पेंडिंग है वो बता देती थी। पर कंपनी कंप्लेंट खुद के हिसाब से सॉल्व कर देती थी, अबे पर स्टेक होल्डर सॉल्व हुआ क्या, स्टेक होल्डर सेटिस्फाई हुआ क्या, वो कौन बताएगा। कंपनी ने सॉल्व कर दिया खुद के हिसाब से, कंपनी बोलती थी हमने तो कर दिया, हमारा हो गया है, ठीक है। लेकिन स्टेक होल्डर सेटिस्फाइड है क्या, अभी जिसने कंप्लेंट किया वो सेटिस्फाइड है क्या,
ये तो कोई पूछता ही नहीं था। सो कंप्लेंट्स नॉट सॉल्व, अभी रिपोर्टिंग आता है भाई साहब कि शेयर होल्डर के कंप्लेन कितने आए, ठीक है, उसमें से कौन से शेयर होल्डर के सेटिस्फैक्शन तक सॉल्व नहीं हुए। ऐसा नहीं तुमने बोल दिया सॉल्व हो गए, कौन से उसके सेटिस्फैक्शन तक सॉल्व नहीं हुए और पेंडिंग कंप्लेंट्स कितने हैं, ये आपको रिपोर्ट करना है। उसके बाद में पैराग्राफ सी में क्लॉज 5 के बाद में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के लिए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड टर्म्स ऑफ रेफरेंस आपको देना है, कंपोजिशन एंड नेम ऑफ द मेंबर एंड चेयरपर्सन आपको दिखाना है, एंड मीटिंग एंड अटेंडेंस ड्यूरिंग द ईयर कितने हुए ये आपको रेफर करवाना है। ये सिर्फ कुछ डिस्क्लोजर ऐड हुए हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतने बहुत ज़्यादा काम के नहीं है, पर याद रखना कि भैया स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में आपको शेड्यूल 5 में ये चीज़ें प्रेजेंट करनी है और शेड्यूल 5 में ही रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के लिए ये 3 चीज़ें प्रेजेंट करनी है। एज सच रॉकेट साइंस उसके अंदर कुछ नहीं है। शेड्यूल 5 में नॉर्मली आपकी कमिटीज़ किस तरीके से प्रस्थापित होती है और कमिटीज़ कौन लीड करता है और कमिटीज़ के मेन डिटेलिंग क्या है, इसके बारे में शेड्यूल 5 है। उस शेड्यूल 5 में ये बोला गया है कि कमिटीज़ कैसे वर्किंग करती है और उसके अंदर कौन कौन बैठा है उसके डिटेलिंग दो, तो वही डिटेलिंग यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ये है शेड्यूल 5 का रिक्वायरमेंट। आगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का एक छोटा सा अमेंडमेंट है। एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड प्रोसीजर्स के अंदर अगर आपको पता होगा अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोसीजर्स में एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट हमको मिलता था, याद है आपको एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट, और एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट जब हमको मिलता था तो हमने 1 साल के अंदर उसको एक तो गुड्स सप्लाई करने थे या सर्विसेज देनी थी। जब हमें एक्सपोर्ट के लिए एडवांस पेमेंट मिल गया है तो हमने 1 साल के, ये रेगुलेशन अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, याद है एक्सपोर्ट प्रोसीजर या जीवन के अंदर मैं अभी दिखाऊं तुमको, अगर आप तुमको थोड़ा सो थोड़ा भी अगर आपको जीवन के अंदर याद है तो मैं उसके अंदर मेंशन करना चाहूंगा, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, कॉन्सोलेट करना अच्छे से। फेमा के अंदर आपका जो एक्सपोर्ट प्रोसीजर है, ये आगे इंपोर्ट प्रोसीजर, या भगवान, तो एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट का आपको एक खास करके अमेंडमेंट था। हाँ, ये आया एक्सपोर्ट प्रोसीजर, पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट, ट्रांसफर रिटर्न एक्सपोर्ट, डेली रिसीट ऑफ, हाँ ये देखो एडवांस पेमेंट अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स का आपके बुक के अंदर होगा। बोला गया है कि आप एक्सपोर्ट के खिलाफ जब भी एडवांस पेमेंट लो मेरे भाई, एडवांस पेमेंट लो तो विद इन 1 ईयर, देखो विद इन 1 ईयर आपने गुड्स को वहां पे शिप कर देना चाहिए, विद इन 1 ईयर आपने गुड्स या सर्विसेज देनी चाहिए। और अगर आप ये विद इन 1 ईयर दे नहीं पाते हो, विद इन 1 ईयर आप सप्लाई नहीं कर पाते हो, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है एडवांस के ऊपर, लाइबोर प्लस 100 बेसिस पॉइंट का, लाइबोर प्लस 100 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट आपको देना पड़ता था। अब उसी इंटरेस्ट के ऊपर, मतलब एडवांस आपने ले लिया, 1 साल में आपने गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किए, तो उसी के अंदर अमेंडमेंट आया है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ पेएबल ऑन एडवांस, ये पहले वाला था, अभी नया आया है ये वाला, ठीक है। The rate of interest, if any, payable on the advance payment shall not exceed 100 basis point above the interbank offering rate or other applicable benchmark as may be directed by RBI। मतलब पहले ये फिक्स था कि भैया आप इंटरेस्ट कितना दे सकते हो, लाइबोर प्लस 100 बेसिस पॉइंट मैक्सिमम, लाइबोर प्लस 100 बेसिस पॉइंट मैक्सिमम इतना ही दे सकते हो। अब यहां पे नई चीज ऐड की गई है, कि भैया अगर आरबीआई चाहे तो कोई दूसरा रेट भी बोल सकता है अगर उसको सही लगता है, जैसे माइबोर, मुंबई इंटरबैंक ऑफरिंग रेट, या किसी दूसरे कंट्री का यूएस इंटरबैंक ऑफरिंग रेट, ऐसा आरबीआई यहां बोल सकता है, ये बोला गया है। फिलहाल लाइबोर प्लस 100 बेसिस पॉइंट था, अब एक नया परसेंटेज भी आरबीआई बोल सकता है अगर उसको कभी सही लगा तो। ये चीजें हमारी एक्सपोर्ट प्रोसीजर की यहां पे बोली गई है, ठीक है। इतनी ही अमेंडमेंट है, पढ़ाने में भी जीवन में कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं लगी मेरे को अमेंडमेंट। ऐसा आपको लग सकता है सर खत्म हो गए, ऐसा आपको फीलिंग आ सकता है सर इतनी जल्दी खत्म हो गए, सर ये तो लगा ही नहीं कुछ पढ़े जैसा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि अमेंडमेंट बहुत ज्यादा आना भी अच्छी बात नहीं है, आपका पूरा सिलेबस डिस्टर्ब हो जाता है। और दूसरी बात, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं यार ये अमेंडमेंट सर आप इतने जल्दी कैसे का खत्म हो गया, आधे घंटे का 1 घंटे के बैच के अंदर सभी अमेंडमेंट कैसे खत्म हो गए, और अगर आपको कोई क्वेरी लग रही है तो आप नीचे यहाँ पे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, या फिर आप क्वेरी नंबर पे मैसेज कर सकते हो, क्वेरी नंबर वाले इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या मैं भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सो ये चीज़ को कृपया याद रखिए, फाइनल के अमेंडमेंट कवर होते हैं। जिंदगी में पहली बार इतने कम अमेंडमेंट आए हैं, जितने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ ये पहली बार इतने कम अमेंडमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो अच्छी ही बात है, कुछ बुरी बात नहीं है। जो भी चीज़ आपको थोड़ी बहुत समझ में नहीं आती है कृपया कमेंट करके बताइए। इंपॉर्टेंट वाले मैंने खास करके डिटेलिंग में बोले गए हैं, ठीक है। इसके एडिशन में मैं मेंशन करना चाहूंगा वापस से
कि हमारा रिवीजन लेक्चर जो है, वन डे रिवीजन लेक्चर, वो इस बार हम बूस्टर से लेने वाले हैं। बूस्टर बुक, वाव बुक जो हम रिलीज करने वाले हैं, उसका शिपिंग 10 तारीख से शुरू होगा, 10 अप्रैल से। हम उसमें से रिवीजन लेने वाले हैं, वो नियरली 20 तारीख से हमारे रिवीजन शुरू होंगे। चैप्टर बेसिस पे रिवीजन रहेंगे, वन डे रिवीजन हम वो लेने वाले हैं, ठीक है। तो वाव बुक आप परचेस कर सकते हो, वाव एंड शॉर्ट बुक जो पहले हमारा बूस्टर बुक हुआ करता था, उसको इस बार हमने नाम दिया है वाव एंड शॉर्ट बुक। ये आप परचेस कर सकते हो wowclass.com से। ये वन डे रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगा, और इस बार हम ये ट्राई कर रहे हैं कि इस बार का वाव बुक सबसे बेस्ट बुक रहे थ्रू आउट पैन इंडिया। इसका हम बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा उसको डिले हो रहा है बनाने में। तो कृपया आप वो परचेस कीजिए, ये आपके बहुत काम में आएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। दिस दर्शन खरे साइनिंग आउट। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शब्बा खैर, दसविदानिया, अलविदा बेटा, बाय बाय, सी यू।